हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सारे सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। जितना भी पूरे किताब का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको मैंने सिर्फ एक वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया हूं। टोटल कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? तो टोटल 60 है। अगर 60 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझिए कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर 60 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो बहुविकल्पीय में सामाजिक विज्ञान में आप 20 में 20 नंबर करके आओगे। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वो प्रश्न चुन चुन के लेकर आया हूं जो लगातार कई वर्षों से पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। अगर आप 60 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपके बहुविकल्पीय में 20 में 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर आपको आंसर मालूम हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है अच्छे तरीके से। चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आईएमपी लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से, चार ऑप्शन दिया है, सब नेताओं के नाम हैं। तो कह रहा है कि कौन नेता क्या बनाया? गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, इतना बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, कि जोसेफे मेसनी, कि यहाँ पे काउंट काबोर, कि जोसेफे गैरिबाल्डी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिए, प्रश्न आने वाला है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं से इसको पैक कर देता हूं, ठीक है। कलर इसका हम लोग चेंज कर देते हैं, यहां से कलर इसका हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ब्लैक कलर था ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? यहां से येलो कलर ले लेते हैं। चलिए भाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? दिख रहा आप लोगों को? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है उनका आंसर 100% सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है देखिए। कह रहा है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। क्या बोला है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बताइए, तमिल है कि ईसाई है कि सिनली है कि मुस्लिम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, वो है आप लोगों का सिनली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं पैक कर दूं? चलिए आइए मैं पैक कर देता हूं इसका, ठीक है। इसको मैं पैक कर देता हूं, इसको मैं पैक कर देता हूं इस तरह, ताकि दिखने में अच्छा रहेगा। ऐसे अच्छा लग रहा है आप लोगों को दिखने में? पैक कर दे रहा हूं तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पे दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी जो है वो है श्रीलंका। बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसको मैं पैक कर देता हूं, ऐसे ऐसे मैं पैक कर दूंगा, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो तीसरे का डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? दिख रहा ना आप लोगों को? मैं हट जा रहा हूं साइड। दिख रहा ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 4, यहां से पेन वाला ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल है? रवि की फसल यहां बताना है, चार ऑप्शन दिया है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, यह बताना है। तो रबी की फसल की अगर हम बात करें, चावल, मोटे अनाज, चना की कपास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या? चना। चलिए इसको पैक कर देते हैं। चना जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को 60 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर तैयार हो गया तो समझिए कि 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया। तो चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है?
तो कौन सा ऐसा चूना पत्थर को हम लोग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? प्लास्टिक को कि मोटर गाड़ी को, सीमेंट को कि एल्युमिनियम को? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चूना पत्थर के रूप में किसे हम लोग प्रयोग करते हैं? जाहिर सी बात है सीमेंट को प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सीमेंट। सीमेंट जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रश्न संख्या 5वां खत्म। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 6, चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क, बॉक्साइट कि कोयला कि आपका सोना? बताइए। तो एंथ्रेसाइट का संबंध पूछा कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो मेरे प्यार जो कोयला से है। कोयला का मतलब यहां जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोयला से है। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी कोयला दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? कोयला से। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आपका 7वें की तरफ। प्रश्न संख्या 7वें की तरफ, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था बताइए। ठीक है, बांग्लादेश, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था? ऑप्शन है 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1900 आपके 50 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था? तो यहां पे दो ऑप्शन देता है, याद रखिएगा। अगर देखिए इसका रियल आंसर होगा 1976 में, 1976 में, लेकिन पेपर में क्या दिया था? ऑप्शन 1976 में से हटा दिया था। ठीक है, तो दो चीज है यहां पे। एक है स्थापना, अब मैं आपको बताता हूं इसमें कमी, वो जो एग्जामिनर था वो कमी कहां किया था। अब ऑप्शन यहां पे दिया है 1970, तो 1970 इसका राइट आंसर होगा। बात समझिए पहले, 1970, लेकिन 1970 उसको कब देना चाहिए? जब यहां पे नींव रखने की बात आए कि बांग्लादेश की जो बैंक की स्थापना हुआ था, तो वो जो नींव रखी गई थी 1970 में नींव रखी गई थी। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुआ था 1976 में। तो अगर ऑप्शन में 1976 आता तो 100% हम लोग 1976 में ही मारते हैं, लेकिन यहाँ पे 1976 दिया नहीं है, 1970 वाला दे दिया है, जो कि न्यू रखी गई थी इस डेट को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर सी। अंतर हमने बता दिया, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा कि सर 1976 सही होता है। बिल्कुल सही होता है, 1976 में ही स्थापना हुआ था, लेकिन एग्जामिनर ने उसको दिया ही नहीं, 1970 दे दिया। तो 1970 को ही हम लोग करेंगे। और 1970 को क्या हुआ था? न्यू रखी गई थी, न्यू रखी गई थी। लाइट थोड़ा सा डैमेज आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करता हूं। ठीक है, लाइट को मैं यहाँ पे एसी चल रहा था, मैं इसको ऑफ करता हूं। एसी को हम कर देते हैं ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ठंडी का माहौल है। ठीक है, बारिश हुई है 2-3 दिन से लगातार। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो पूछा है कि 1944 में कौन सा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन में, अमेरिका में, कि फ्रांस में, कि आपका डी भारत में? बताइए। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो कहां आयोजित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 8वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी कहां पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में हुआ था, तो यहां लिख लेते हैं अमेरिका। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा ढक जा रहा है, बड़ा कर देते हैं यहां ऐसे। लो भाई, अब सही है, अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये प्रश्न संख्या यहां पे 9 की तरफ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में, मतलब कौन सा विशेष संघ सूची में है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी जो है व्यापार। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में, संघ सूची बताना है प्रश्न संख्या 9 का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार, जो प्रश्न संख्या 9 का ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, चलिए इसको हम लोग बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरक्षा। कर लीजिए, प्रतिरक्षा हो गया। प्रश्न संख्या 9 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे 10वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से संबंधित कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 60 बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लीजिए।
अब वो जो छोटा छोटा प्रश्न पहले पूछा जाता था अब भूल जाइए, अब मॉडरेट आप लोगों का क्वेश्चन बन के आ रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, पारदर्शी शासन, इसके बाद वैध शासन, इसके बाद उत्तरदायी शासन, इसके बाद इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10वें का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 10वें का हो जाएगा आप लोगों का कि लोकतंत्र से संबंधित है, तो लोकतंत्र से आपका पारदर्शी शासन भी है, वैध शासन भी है और उत्तरदायी शासन भी, ये तीनों संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वें का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती की जाती है? चलिए हट जाता हूं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? सोपानी मतलब सीढ़ीदार खेती की जाती है, किस राज्य में? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के मैदान में? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार जो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा पहाड़ होता है, इसलिए सीढ़ी बनाकर वहां पे खेती की जाती है, ताकि पानी के ढलान से मृदा अपरदन ना हो पाए। मृदा क्षरण जो होता है, अगर मृदा क्षरण हो जाएगा, सपाट बनाएंगे तो फसल उगेगी ही नहीं, पूरा फसल बह के चला जाएगा। इसलिए सीढ़ी नुमा वहां पे बनाते हैं और सीढ़ी नुमा बनाकर वहां पे खेती की जाती है, जिसे हम लोग सोपानी खेती कहते हैं। चलिए ऑप्शन सी है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे में ब्रैकेट में पैक कर देता हूं ताकि ऑप्शन अलग से आप लोगों को आंसर दिखे। ब्रैकेट में पैक हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 11 था, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आपको बताएं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 5 स्टार बना लीजिए, और 5 स्टार इसलिए बनाना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न को हमने कहां से लिया हुआ है, यह भी मैं बता देता हूं। इस प्रश्न को हमने यहां विद्या के क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। आपको भी मालूम है, अगर क्वेश्चन बैंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विद्या के क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसमें अगर बहुविकल्पीय प्रश्न सारे अगर आपको तैयार हो गए तो वैसे भी आपका 20 में 20 बहुविकल्पीय क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता है उसमें। तो ये प्रश्न देखिए, इसको मैंने कितना स्टार बनाया? 5 स्टार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न था कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कि नेपाल से? बताइए। तो भारत से बेहतर जो स्थिति है किस देश की है, वो है आपकी श्रीलंका की। श्रीलंका, बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी बुक स्टॉल पे जाके आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, विद्या का क्वेश्चन बैंक हमको तो बेस्ट लगता है। अगर मैं प्रीफर करना चाहूंगा कोई भी क्वेश्चन बैंक, तो विद्या का आप यूज कर सकते हो। दूसरा प्रश्न भी उसी से मैं लिया हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या आपका 13। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वह धात्विक है? कौन सा खनिज जो है वह धात्विक है? अब्रक, कोयला, लौह अयस्क कि आपका चूना पत्थर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिखना चाहिए, मैं यहाँ पे आगे खड़ा हो जा रहा हूं तो ये जो है ढक जा रहा है, दिखना चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? तो मेरे प्यार जो अब्रक, कोयला, लौह अयस्क की चूना पत्थर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लव अयस्क। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी लव अयस्क। क्लियर है? प्रश्न संख्या 13 समाप्त। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं। बोला है कि महात्मा गांधी का विचार था। अब महात्मा गांधी का क्या विचार था? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन ए, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म का राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीतिक अलग अलग हैं और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? महात्मा गांधी का विचार क्या था? देखिए महात्मा गांधी को जो विचार था वो ऑप्शन नंबर ए था। उनका मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि धर्म और राजनीति दोनों साथ में चलता है। ठीक है, तो वो उनका विचार था, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लो भाई, इतना बड़ा मैं आंसर दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उनका मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, उनका यह विचार था महात्मा गांधी का। तो ए वाला देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, अब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, न कि छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है, मॉडरेट होता जा रहा है यूपी बोर्ड, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद आएंगे प्रश्न संख्या 15 की बात। प्रश्न संख्या 15 क्या देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? अब ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शी शासन,
वैध शासन, कि आपका उत्तरदायी शासन, कि इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 15 का। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि लोकतंत्र से संबंधित है, तो लोकतंत्र से जो संबंधित है वो तीनों के तीनों हैं, पारदर्शी शासन, वैध शासन और उत्तरदायी शासन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है? प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न को देखिए, पहले पूछा जाता था क्या, पहले 1-2 साल पहले पूछा जाता था कि इनका आंदोलन कौन सा है, कौन सा आंदोलन चलाया, लेकिन अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जा रहा है। अब इसमें पूछ लिया कि कौन सा आंदोलन नहीं है, मतलब कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था उन्होंने, वह चंपारण आंदोलन भी चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन नहीं चला था। हिस्सा उसने उन्होंने समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का, लेकिन नींव नहीं रखी थी। ठीक है, उन्होंने नहीं चलाया था खिलाफत आंदोलन को। इसलिए यहां पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 दिख रहा है ना आप लोग, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 17 क्या बोला है कि 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग बोलते हैं आईएमएफ, की स्थापना कहां की गई? तो देखिए 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पे की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी आपका फ्रांस और ऑप्शन डी भारत में। तो देखिए 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसलिए 17 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डबल स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पे, आप डबल स्टार बना लीजिए। प्रश्न संख्या क्या है आपका? 18वां। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? आपका तमिल, ईसाई, यहाँ पे सिंहली दिया हुआ है, इधर आपका मुस्लिम है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका तमिल। ठीक है, तमिल मतलब कौन सा समूह अल्पसंख्यक है श्रीलंका में? तो क्या हुआ? तमिल। तमिल का मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नोट कर लिया आपने। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या है। प्रश्न संख्या 19 क्या है उसको देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब कौन सा संघीय राज्य नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह क्वेश्चन हर साल आ रहा है। यह क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आपका दिल्ली और त्रिपुरा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, जो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। इसलिए 19वें का क्या हो जाएगा? सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 19 मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20वां। प्रश्न दिख तो रहा है ना आप लोगों को? प्रश्न आपको दिख तो रहा है ना? चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कह रहा हूं ना प्रश्न बहुत लॉजिकल पूछा जा रहा है। जब तक आप एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, समझ लीजिए। लेकिन मैं उसमें से छाट कर लेके आया हूं कि आपको आसानी हो कि ये प्रश्न आप याद कर लेंगे। 60 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आप 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करके चले आएंगे। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही की सत्तावाद। बताए, बहुत इंपोर्टेंट। प्रश्न संख्या 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आप लोगों का लोकतंत्र। याद रख लीजिएगा, लोकतंत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 20वां हो गया। प्रश्न संख्या 21वां बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21वां बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लो भाई, पहले पूछता था लोकतंत्र से किसका संबंध है, अब नहीं पूछ रहा है कि लोकतंत्र से संबंध नहीं है। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, कि आपका बहुसंख्यकों का शासन। बोला लोकतंत्र से नहीं है।
तो मेरे प्यार जो बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या आपका क्या है 20वां। प्रश्न संख्या 20वां है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 5 स्टार बना लीजिए। इसमें कितने स्टार आप बनाएंगे? 5 स्टार बना लीजिए, 5 स्टार बना लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिए, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। बोला कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सारे के सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए, बता देता हूं इस प्रश्न के। तो बोला है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। 22वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22वें का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आपने ना? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 23, प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 क्या बोला है? प्रश्न संख्या 23 कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? लो भाई, बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया, ट्रिपल स्टार बना लो, जल्दी से ट्रिपल स्टार बना लो इस प्रश्न पे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट, एल्युमिनियम, यहाँ पे लोहा एवं इस्पात, की आपका कागज। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है। प्रश्न दिख रहा है ना आप लोगों को? प्रश्न बिल्कुल दिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। बी वाला जो है, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24 क्या है? देखिए कहा गया, यहां पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? लो भाई, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, कि तृतीय क्षेत्र को, कि आपका चतुर्थक क्षेत्र को। अब सेवा क्षेत्रक पूछा है, दिख रहा है आपको? सेवा क्षेत्रक पूछा है, तो सेवा क्षेत्रक आपको किसमें कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्रक में आता है आपका सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंक आता है, जिसमें बैंक आता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 24 का ए। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 क्या है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या है। बोला है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ट्रिपल स्टार बनाइए। कितना स्टार बनाएंगे? ट्रिपल। प्रश्न संख्या 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 25 बोला है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1980 में, 1990 में, 1986 में, कि 2001 में? जल्दी से बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। 1986 में। इस डेट को याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोई पूछे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, आप बताओगे क्या? सन 1986 में बना था। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत आ गया आप लोगों का। अभी मैंने एक प्रश्न था कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना में 1976 देवे नहीं किया था, 1970 दिया था, तो 1970 हमने मार दिया। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है कि बैंक की शुरुआत कब हुई? तो बैंक की शुरुआत हुआ, इसमें ऑप्शन में 1976 दिख रहा है, जाहिर सी बात है इसी को हम लोग मारेंगे। 1976 याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल, इस बार भी आएगा। याद रख लीजिएगा कि बांग्लादेश में ग्रामीण जो बैंक उसकी स्थापना कब हुआ था? 1976 में। अगर 1970 दिया रहेगा, 1976 नहीं दिया रहेगा, तो आप 1970 को मारिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मेरे प्यार बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, की मत्स्य पालन जिसे उद्योग बोलते हैं, और यहां पे दिया हुआ है चट्टाने। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो कि ये पेपर में आपके आने वाला है। तो बोला है कि जैव संसाधन है, क्या बोला है? जैव संसाधन है। कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन उद्योग के रूप में जो आता है, मत्स्य पालन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है? वेरी वेरी मोस्ट, ट्रिपल स्टार बना लो। ठीक है, किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वह सर्वोत्तम, मतलब सबसे अधिक है? यहां बोला है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका नेपाल। याद कर लीजिए। ठीक है,
कि किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, वो है आपका श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न संख्या 28 खत्म। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या है। प्रश्न संख्या 29 बोला है, प्रश्न संख्या 29 कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। लो आ गया ना प्रश्न लॉजिकल वाला। ये लॉजिकल प्रश्न आप पूछा जा रहा है पेपर में आपके, लॉजिकल प्रश्न। ठीक है, वो गया जमाना आप लोगों का सिंपल वाला। ठीक है, अब बोला कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ठीक है, ओजोन क्षरण अवक्षय से, जलवायु परिवर्तन से, कि वैश्विक तापमान से, कि सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किससे, तो सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। समझ रहे हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न में लिख देता हूं फिर से, बहुत ज्यादा आईएमपी प्रश्न है। एक दो बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 30वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30वें का है। प्रश्न संख्या 30वां क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। भाई इस पे क्या बात हम करें, इस पे तो जितना स्टार बनाना है कम ही है, क्योंकि भाई जब से पेपर बनना स्टार्ट हुआ है यह प्रश्न छोड़ता ही नहीं है एग्जामिनर। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, सारे के सारे बच्चों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबका कमेंट आना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो 1788, 1789, 1600 कि 1787। मेरे प्यार बच्चों 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्लियर है। प्रश्न संख्या ये हो गया आपका कितना 30। 30 के बाद आ जाएगा आपका 31। प्रश्न संख्या 31 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। लो भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया। इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। कितना स्टार बनाएंगे, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न एग्जामिनर आपको यह प्रश्न बनाकर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया कि जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन है। तो भाई जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है। हाँ ऑप्शन नेपोलियन, हिटलर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, विस्मार्क कि आपको मुसोलिनी, मुसोलिनी। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है किसको, विस्मार्क को। आटो वान विस्मार्क, कभी कभी इसका पूरा नाम क्या है, आटो वान विस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या, प्रश्न संख्या 32 बोला कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। लो भाई भारत का पहला, देखिए क्या बोला है, भारत का पहला क्या लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर की अहमदाबाद। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, कहां पे, जमशेदपुर। कहां पे, जमशेदपुर। यहां पे दिख रहा है आपको जमशेदपुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 क्या है, पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोई आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, किस सन में हुआ था। 1945 में, 1900 आपके 94 में, 1900 आपके 92 में, कि 1900 आपके 44 में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो मेरे प्यारों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब, 1944 में। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट। ट्रिपल स्टार बना, ट्रिपल स्टार इस पे बना लीजिए। भाई ये क्या हो रहा है, ट्रिपल स्टार। लो अब सही है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, कोई पूछे कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो सन 1944 में। प्रश्न संख्या 33 खत्म। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 बोला यहाँ पे कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई। लो भाई कितना स्टार बनाओगे, 5। लो बनाओ 5 स्टार, 5 स्टार बना लो। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि जो प्रश्न 5-5, 6-6 स्टार के हैं वो सारे के सारे प्रश्न में किससे लिया हूं, विद्या के क्वेश्चन बैंक से। विद्या के क्वेश्चन बैंक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक में अपने तरफ से प्रेफर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे पब्लिकेशन का चलता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है विद्या का पब्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको लेना होगा तो आप मार्केट में चले जाइएगा, ले लीजिएगा। उसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, तो विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई, तो मेरे प्यार कब आया था, सन 1929 में।
सन 1929। ठीक है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? सन 1929। इस डेट को याद कर लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ लो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या है उसको देखिए। कर रहा है कि कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? ठीक है, कार्न लॉ जो है वो किस देश से संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछ दिया। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी आपका दे दिया ब्रिटेन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा कार्न लॉ पूछा है। कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? लो भाई ब्रिटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36 की तरफ देखिए क्या है। बोला है कि हिंदी है। लो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिंदी है राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा कि आपका क्षेत्रीय भाषा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि राष्ट्रभाषा। आज तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुआ है। हिंदी एक क्या है? तो हिंदी जो है वो एक राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, याद करिएगा। तो 36 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लो क्या है? राजभाषा है 36 का सी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37। 37 क्या है उसको देखिए। जनसंघ की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लो। जनसंघ की स्थापना हुआ था। तो जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में, 1972 में, 2014 में कि 1990 में? तो मेरे प्यारों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंघ की स्थापना जब भी पूछे डेट याद कर लीजिए 1951 में। डेट एकदम याद कर लीजिए 1951 में। 1951 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या बोला है कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लो भाई लोकतंत्र से संबंध नहीं है। किसका नहीं है? जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासन का, बहुसंख्यकों का शासन। एक प्रश्न ये आया था, शायद हमको मालूम चल रहा है कि ये प्रश्न हमने एक बार पढ़ाया अभी जस्ट। ठीक है, तो किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो शायद इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन मेरे प्यारे बच्चों। मतलब डी वाला ऑप्शन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है क्या आप लोगों को? स्क्रीनशॉट इसका लेते चलना तो ले लिए, पीडीएफ मिल जाएगा इसका। इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके अपने फोन नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया हूं, टेलीग्राम पे भी चलिए मैं इसको भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभाओं में, कि राज्यसभा में, कि स्थानीय संस्थाओं में? तो मेरे प्यारे बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षण की अगर हम व्यवस्था की हम बात करें तो हो जाएगा स्थानीय संस्थाओं में। स्थानीय संस्थाओं में मतलब 39 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 का डी, 39 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है स्थानीय संस्थाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 40 कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का लक्ष्य है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। बताना कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता की इनमें से सभी? लो भाई इनमें से सभी, ये जो जो भी चीजें देख रहे हैं आपको, रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, ये सभी के सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ अगला प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या है देखिए। 41 क्या है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। अभी प्रश्न एक इस प्रकार का मैंने बताया था कि तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? पशुपालन, बैंकिंग, कार के कल पुर्जे निर्माण, की कपास बुनना? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों चो बैंक। ठीक है, क्योंकि रोजगार देता है मेरे प्यारों चो, ऋण देता है, लोन देता है। तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? बैंकिंग है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ 41 हो गया। 42 देखिए। 42 क्या है देखिए। 42 नहीं आया क्या भाई? अभी अब आ गया। 42 क्या है देखिए। 42 जो है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है?
तो अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है, कौन करता है? आरबीआई, कि आपका वित्त मंत्री, कि यहां पे दिया है कर्जदार, कि इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारो बच्चों, इनमें से कोई नहीं करता है। न तो वित्त मंत्री करता है, न तो कर्जदार, न तो आरबीआई। कोई भी अनौपचारिक साख को नियंत्रित नहीं करता है इस ऑप्शनों में से। क्लियर है? हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? हाँ, आयात कर, कि घरेलू व्यापार को संरक्षण, कि आपका ऑप्शन ए और सी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। दिख रहा है आपको? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? वह है आपका आयात कर। क्या है? आयात कर। क्या है? आयात कर। दिख रहा है आप लोगों को? 43 का ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर। ठीक है, क्लियर है? 43 के बाद 44। 44 देखिए क्या है? 44 क्या है देखिए, कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। कौन? मिलावटी वस्तु, की अनुचित कीमत लेना, कि कम वजन तौलना, कि इनमें से सभी। ठीक है, तो बोला क्या है कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मिलावटी वस्तु भी है, अनुचित कीमत लेना भी है, कम वजन तौलना भी, इसलिए इनमें से सभी। इनमें से सभी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 44 का। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे 45 की तरफ। 45 प्रश्न है कि संपूर्ण उत्तरीय मैदान बना लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया कि संपूर्ण उत्तरीय मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से, कि मरुस्थलीय मृदा से? बताइए। कि कह रहा है कि संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो किससे बना है, किस मृदा से बना हुआ है संपूर्ण उत्तरीय मैदान? तो वो बना है मेरे प्यारों से किससे? जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। नोट कर लीजिए, किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए उसको। हाँ, अगला प्रश्न देखिए क्या है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? वन संसाधनों की सिकुड़ने का कारण नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, कि आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरक्षित वनों का विस्तार। प्रश्न संख्या 46 का, प्रश्न संख्या 46 का डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? ज्यादातर नहीं करके क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख रहे हो, ज्यादातर नहीं करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? अब ध्यान दीजिए आप लोग, गन्ना, गन्ना रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है, केला भी आता है, कॉफी भी आता है, क्या नहीं आता है? धान। धान जो है वो रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का। 47 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया समाप्त मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न आ गया 48। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? अब चारों में से बताना है कौन खनिज उद्योग है। चीनी उद्योग, कि पेट्रो रसायन उद्योग, कि यहां पे ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब एक लॉजिकल चीज आप लोगों को बताता हूं, सोचने वाली बात। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ए और बी दोनों दिया, चलो ए और बी दोनों मार देते हैं। उसमें ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, लेकिन न तो ये सही होगा न तो ये सही होगा। अब कौन सा खनिज उद्योग है, ये पूछा कौन सा खनिज उद्योग है, तो हो जाएगा आपका पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग ये जो है वो आपका खनिज उद्योग हो गया। इसके बाद है आपका 49 कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लो ट्रिपल स्टार बना लो इस प्रश्न पे। क्या बोला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे? स्वर्ण खनन से, कि महाराज मार्ग विकास से, कि यहां पर रेल परिवहन के विकास से, कि यहां पे दिया हुआ आपके बागों के संरक्षण से। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे?
महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 क्या है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 50 देखिए। प्रश्न संख्या 50 है कि 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कितना स्टार बनाएंगे, 5 स्टार बनाइए, 5 स्टार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 50वें पे कितना स्टार बनाएंगे, 5 स्टार, 3 2 5 स्टार बनाइए। कि 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। इटली, फ्रांस, जर्मनी की ब्रिटेन। तो मेरे प्यारे बच्चों किसको, जर्मनी का, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया 1871 में। किसको, काइजर विलियम प्रथम को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। प्रश्न संख्या 51 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 51 है कि गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है यह बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विधवा विवाह, छुआछूत, बाल विवाह कि आपका जाति प्रथा। तो गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया था, तो वह है जाति प्रथा को लेकर, जाति प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ठीक है, जाति प्रथा का। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया। अभी ये प्रश्न आया था क्या, अभी जस्ट हमने इस प्रश्न को कराया था। लो, इसी प्रश्न को 2 बार हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप आंसर क्या दोगे, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को आप दोगे। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे अगला प्रश्न 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है कि आपका संविधान, कि आपका कार्यपालिका, कि न्यायपालिका। तो भाई संविधान से बड़ा कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। चाहे वो सांसद हो, न्यायपालिका हो, चाहे आपका कार्यपालिका हो, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता संविधान से। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 41 कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बहुत प्यारा प्रश्न है, आप इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए। चिपको आंदोलन क्यों चला गया था। चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वनों की रक्षा के लिए, वन ज्यादा काट रहे थे लोग, इसलिए वनों की रक्षा के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन। उस चिपको आंदोलन में क्या होता था कि लोग जो है पेड़ को पकड़कर उसकी रक्षा करते थे। ठीक है, तो किसके लिए, वन संरक्षण के लिए चलाया गया था, वन संरक्षण के लिए। ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छाटिए। आधारभूत खनिज को बताना है कि इसमें से आधारभूत खनिज कौन है। सोना, चांदी, तांबा, लौह अयस्क। तो भाई कौन है आधारभूत खनिज जो है वो है आपका लौह अयस्क। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 56 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखिए क्या है। वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है। मोटा अनाज कौन कहलाता है। मक्का, मक्का भी तो मोटा ही होता है, बाजरा भी होता है, रागी भी भाई मोटा ही होता है। लो भाई इन दिए गए सभी, दिए गए सभी मोटा अनाज के अंतर्गत तो तीनों आ जाएगा, रागी भी आ जाएगा, मक्का भी आ जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, बाजरा भी आ जाएगा। इसलिए डी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 56 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 57 जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। लो आ गया प्रश्न, बहुत अच्छा। कौन सा शहर बताना है आपको कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। केरल, बेंगलुरु, पंजाब की आपका हैदराबाद। तो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है भारत का। प्रश्न संख्या 57। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न संख्या 58, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 58 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 5 स्टार बनाकर इस प्रश्न को याद कर लीजिए, 5 स्टार बनाकर इस प्रश्न को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 1985, 1986, 1987, 1988। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1986। मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 59। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। लो भाई
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपको ऐसा करेंसी का जो होता है निगमन करना, कि व्यक्तियों की जमाएं एकत्रित करना, कि जनता को ऋण देना, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ये क्या हो रहा है भाई, आरबीआई, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व जो बैंक होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है करेंसी का निर्गमन करना, ठीक है। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 59 का, 59 का ए वाला। क्लियर है? चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 क्या बोला है कि स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? सरकार, पंचायत, सभी सदस्य कि बैंक? तो मेरे प्यार बच्चों ये हो जाएगा सभी सदस्य। क्या हो जाएगा? सभी सदस्य। तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को 60 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। अगर आप 60 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेते हो, आप यकीन मानिए कि बहुविकल्पीय में 20 में 20 नंबर करके आओगे। और जो वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, छोटे छोटे प्रश्नों को देकर भुलवाया जा रहा है, छोटे छोटे प्रश्न को, वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लिख के रख लो। मॉडरेट जमाना चल रहा है, ये क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं 2026 के, इसमें हमने 20 प्रश्न लिया था। 20 प्रश्न तो सिर्फ 2026 का था। आपने देखा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था, तो उस लेवल का क्वेश्चन बताया हूं, उसी लेवल का क्वेश्चन आगे भी 2027 में पूछेगा और आप क्लियर कर लोगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को उस मित्र के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाला है, ताकि उसका भी 20 में 20 नंबर बहुविकल्पीय का क्लियर हो जाए। पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का भी लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको फ्री में मिलेगा। क्लियर है? मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।